अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्यूआर स्टूडियो। इसका पुराना नाम ताबिस्तान काफ। सुन रहे हैं आप लोग बहुत ही खूबसूरत नावल जिसका उन्वान है जन्नत के पत्ते। इसकी नई किस्त अगली एपिसोड लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुए। उम्मीद करते हैं भी आपको पसंद आएगी। आहिस्ता आहिस्ता वो जिहान सिकंदर के इस्तांबुल में एडजस्ट होती जा रही थी। डीजे की नींद से अलबत्ता इसे काफ़ी प्रॉब्लम थी। डीजे को ज़रा भी कहीं टेक मिल जाती, वो आंखें बंद करके सोने के लिए तैयार हो जाती। और फिर इसका भुलक्कड़पन हया जब भी कुछ फ़ोटोकॉपी करवाने जाती, इसे वहाँ लावारिस पड़े किसी रजिस्टर, किसी नोट्स के जत्थे, किसी किताब पे हमेशा शनासाई का गुमान गुजरता। वो इसे उठाकर देखती तो बड़ा बड़ा डीजे लिखा होता। वो हर चीज़ वापस लाकर डीजे के सर पे मारा करती थी और डीजे ये उधर कैसे पहुँच गया कहकर हंसने लग जाती। बांजी में इनका एक मखसूस आईडी कार्ड बना था। इस पे तस्वीर खिंचवाने की शर्त सर और गर्दन खुली रखना थी। वो मोबाइल के प्रीपेड कार्ड की तरह था। गोरसल का टिकट, फोटोकॉपियर की रकम और दोपहर के खाने का बिल इसी कार्ड पे अदा होता था। इसमें मोबाइल के इजी लोड की तरह बैलेंस डलवाया जाता था। इन्हें इन 5 माह में हर महीने 1000 यूरोज़ का स्कॉलरशिप मिलना था, मगर चंद तकनीकी मसाइल के बिना किसी भी स्कॉलरशिप एक्सचेंज स्टूडेंट के फरवरी के 1000 यूरो नहीं आए थे। उम्मीद थी कि मार्च में इकट्ठे 2000 मिल जाएंगे और फिर आगे हर महीने बाकायदगी से मिला करेंगे। तब तक पाकिस्तान से आई रकम से गुजारा करना था। सो आजकल सब एक्सचेंज स्टूडेंट्स का हाथ तंग था। दोपहर का खाना वो बांजी के डाइनिंग हॉल में खाती थी। रात का खाना अपने कमरे में खुद बनाना होता था। हर ब्लॉक में किचन था जहाँ पर हर स्टूडेंट अपना नाश्ता और रात का खाना तैयार करता था। मसला ये था कि वहाँ पर तलबा के लिए खुसूसी डिज़ाइन करदा चूल्हे थे। इस खतरे के पेश नज़र कि कहीं कोई पढ़ाई में मगन चूल्हे पे कुछ रखकर भूल ना जाए या गैस खुली छोड़ दे और नुकसान हो। वो चूल्हे ऑटोमेटिक थे। हर 15 मिनट के बाद चूल्हा खुद ब खुद गर्म हो जाता। जब गर्म हो जाता खूब अच्छी तरह से तो वो ऑटोमेटिकली 15 मिनट के बाद खुद ही बंद हो जाता। फिर 5 मिनट बाद दोबारा चल उठता। इनको बंद होने से रोकने का कोई तरीका ना था और ऐसे बेकार चूल्हों पे देसी खाना बनाना नामुमकिन था। हॉस्टल के ब्लॉक्स के करीब ही एक बहुत बड़ा लग्जरी सुपर स्टोर था जिसका नाम दिया सा था। वो दोनों दिया स्टोर से राशन लाती और बिल आधा आधा तकसीम कर लेती। एक रात हया खाना बनाती और वो बहुत अच्छा सा देसी खाना होता। दूसरी रात डीजे की बारी होती और जो वो बनाती वो भी कभी किसी के खाने के काबिल ना होता। डीजे, मैं ये तुम्हारे सर पे उलट दूंगी, जब वो बगैर भुनी हुई उबली सब्जी का सालन देखती या फिर उबले चावलों पे ऑमलेट के टुकड़े तो डीजे पे खूब चिल्लाया करती थी। और फिर तुर्की के मसाले वो इतने फीके होते कि हया 4-4 चमचे भर के सुर्ख मिर्च भी डालती तो मुश्किल ज़रा सा जायका आता था। खाने इसके भी फीके होते मगर डीजे से बेहतर होते थे। अलबत्ता अपने कमरे में रोज़ जब सुबह होती तो डीजे बंद की सीढ़ियाँ फलांग कर उतरती और इसी तरह निहार मुँह खिड़की में खड़ी हो जाती। फिर खिड़की खोलकर बाहर चेहरा निकालकर ज़ोर से आवाज़ लगाती, गुड मॉर्निंग डीजे। और जवाब में दूर किसी ब्लॉक से लड़का ज़ोर से पुकारता, DEE बे। गालिबन वो डीजे के अल्फाज ठीक से समझ नहीं पाता था। डीजे रोज़ सुबह सुबह यही अमल दोहराती। इसके TB कहने के बाद वो पुकारती ज़ालील और वो लड़का जवाबन चिल्लाता दादी। इसके बाद हया कंबल से मुंह निकाल कर कुशन उठाती और डीजे को ज़ोर से मारती। यूं इसकी और इस अनदेखे लड़के की गुफ्तगू इख्तिताम पजीर होती। घर रोज़ ही बात हो जाती थी। अलबत्ता मोबाइल के रजिस्ट्रेशन में मसला हुआ था। डीजे का तो रजिस्टर हो गया मगर हया के साथ हुआ कुछ यूँ हुआ कि इसके पासपोर्ट पे जहाँ एंट्री की तारीख 5 फरवरी लिखी थी वहाँ पर ऑफिसर के दस्तखत आ गए जिसके बायस 5 का हिंसा बज़ाहिर 6 लग रहा था। तारीख का ज़रा सा फ़र्क मुश्किल पैदा करने लगा और इसका फ़ोन रजिस्टर ना हो सका। वो तुर्क सिम इस पे इस्तेमाल नहीं कर सकती थी क्योंकि हफ्ते के बाद गैर रजिस्टर्ड फ़ोन पे तुर्क सिम ब्लॉक हो जाती है। तो हाले ने इसे अपना एक पुराना मोबाइल सेट ला दिया और वो इस बदसूरत मोटे भद्दे फ़ोन को बर्दाश्त करने पर मजबूर हो गई। अपने मोबाइल पे इसने अपनी पाकिस्तानी सिम लगा दी थी और वो रोमिंग पे ठीक चल रही थी। तुम्हारा कहाँ का प्लान है? हया ने चावलों की प्लेट में से चमचा भरते डीजे से पूछा। ये पिलाओ। इसका और डीजे का मरगूब तरीन खाना बन चुका था।
और ज़्यादातर कोफ्ते और फलों का सलाद। वो दोनों आमने सामने डाइनिंग हॉल में बैठी जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मैं इसलिए जाना चाहती हूँ शॉपिंग वगैरह करने के लिए, और तुम तो अपने फूफू के घर जाओगी ना। लीजिए, कोफ्ते के सालन में से तेल निकाल कर दूसरे प्याले में डाल रही थी। वो यूं ही हर सालन में से तेल निकाला करती थी। तली हुई चीज़ों को अखबार में लपेट कर दबाती और फिर खाती। हाँ, और तुम हड्डियों का ढांचा इसीलिए हो। हया ने रुक कर नागवारी से इसके अमल को देखा। वो बिना असर लिए ऊपर आया तेल दूसरे प्याले में उंडेलती रही। डाइनिंग हॉल बेहद वसी और रेज था। हर सू जर्द रोशनियां जगमगा रही थीं। वहाँ दो लंबी सी कितारों में मुस्ततील मेज़ें लगी हुई थी। दोनों कितारों के चारों तरफ कुर्सियों की सरद बनी थी। हर तरफ गहमा गहमी रश और शोर सा था। दफ्तन प्लेट के साथ रखा हया का मोबाइल फ़ोन बजा। इसने चमचा प्लेट में रखा और नैपकिन से हाथ साफ करते हुए चमकती स्क्रीन को देखा। ताया फुरकान होम कॉलिंग। हया, इरम बोल रही हूँ। कैसी हो इरम? निवाला मुंह में था, इसलिए इसकी फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। ठीक, तुम सुनाओ। इरम की आवाज़ में ज़रा बेचैनी थी। सब खैरियत है ना? तुम बताओ, कोई बात हुई है क्या? नहीं। हाँ सुनो, एक बात थी। इरम की आवाज़ धीमी सरगोशी में बदल गई। कहो, मैं सुन रही हूँ। हया ने आहिस्ता से चमचा रखा और नैपकिन से लबों को दबाया। इसके जहन के पर्दे पे वो वीडियो उभर रही थी। वो यार, अजीब सी बात है, मगर तुम अब्बा वगैरह को ना बताना। असल में कल शाम जब मैं यूनिवर्सिटी से वापस आई तो गेट के करीब एक ख्वाजा सराख खड़ा था। इसने मुझे रोका। हया बिल्कुल दमसादे सुने गई। पल भर को इसे डाइनिंग हॉल की आवाज़ें आना बंद हो गई थी। इसकी समाज में सिर्फ इरम के अल्फाज गूंज रहे थे। पहले तो मैं डर गई, मगर इसने कोई गलत हरकत नहीं की तो मुझे तसल्ली हुई। वो मुझसे तुम्हारा पूछ रहा था कि हया बाजी कहाँ है और कैसी हैं, अमेरिका पहुँच गई खैरियत से। मैंने बताया कि वो अमेरिका नहीं तुर्की गई है। फिर वो कहने लगा कि मैं तुम्हें इसका सलाम और वो झिझकी और दुआ दे दूँ। और कुछ नहीं, मगर तुम अब्बा वगैरह को मत बताना कि मैंने एक ख्वाजा सराख से बात की है। ये बात तुम्हें इससे मुखातिब होने से कबल सोचनी चाहिए थी। बहरहाल मैं नहीं जानती वो कौन है। क्या नाम बताया इसने अपना? डॉली। पता नहीं कौन है। आइंदा मिले तो बात ना करना, बल्कि नज़रअंदाज करके गुजर जाना। मज़ीद चंद बातें करके इसने फ़ोन रख दिया और दोबारा प्लेट की तरफ मुतवज्जह हुई। वैसे तुम्हारी पुप्पो का कोई हैंडसम बेटा है? डीजे ने नैपकिन से हाथ साफ करके मगन से अंदाज में पूछा। इसका हाथ रुक गया। वो चौंक कर इसको देखने लगी। क्यों? तुम्हारी चमक धमक देखकर ख्याल आया। डीजे ने मुस्कुराहट दबाते अपनी ऐनक उंगली से पीछे की। हया ने यूं ही चमचा पकड़े गर्दन झुकाकर खुद को देखा। पाँव को जूते जर्द फ्रॉक और चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। फ्रॉक की जर्द शेफून की तंग चूड़ीदार आस्तीन ने कलाई तक आती थी। शेफून का दुपट्टा इसने गर्दन के गिर लपेट रखा था। बाल हस्ब आदत समेट कर दाएं कंधे पर आगे को डाल रखे थे। हाँ, है एक बेटा, मगर शादीशुदा है। वो लापरवाही से शाने चुकाकर प्लेट में पड़े कोफ्ते को कांटे से तोड़ने लगी। सारा मज़ा ही करकरा कर दिया। ओह डीजे, ये क्या? वो डीजे के पीछे कुछ देख रही थी। कोफ्ता है और क्या? डीजे ने कांटे में फंसे कोफ्ते को देखकर कहा। ओहो, अपने पीछे देखो, इसने झंझला कर कहा तो डीजे ने गर्दन मोड़ी। वहाँ एक कदरे फरबही माइल लड़की चली आ रही थी। हैरत अंगेज़ बात यह थी कि वो शलवार कमीज़ और दुपट्टे में मलबूस थी। ज़बानजी में हमवतन। डीजे ने बेयकीनी से पल के झपकी। अगले ही पल वो दोनों अपने अपने कोट उठाकर खाना छोड़कर इसकी तरफ लपकी थी। वो लड़की अपनी किताबें संभाले चली आ रही थी। इन दोनों को देखकर ठटकी। वो डीजे की शलवार कमीज़ और हया का फ़्रॉक पजामा बेयकीनी से देख रही थी और वो दोनों इसकी शलवार कमीज़ को। आप पाकिस्तानी हैं? हया पुरजोश से इसके पास गई। डीजे इससे ज़रा सी पीछे थी। नहीं, मैं इंडियन हूँ। डीजे ढीली पड़ गई। रहने दो हया, मुझे अभी वर्ल्ड कप का गम नहीं भूला। इसने सरगोशी की। 3 साल पहले मिसबाह हक का आखिरी बाल पर आउट होना डीजे को कभी नहीं भूलता था। हया ने ज़ोर से अपना पाँव डीजे के जूते पर रख दिया और दबाया। हम पाकिस्तानी एक्सचेंज स्टूडेंट्स हैं, हया सुलेमान और खदीजा राना। और आप? मैं अंजुम हूँ और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं। मैं और मेरे हस्बैंड पीएचडी कर रहे हैं। हम दोनों यहाँ पढ़ाते भी हैं। इधर फैकल्टी में हमारा अपार्टमेंट है, वहीं रहते हैं। आप कभी आओ ना उधर। अंजुम इन दोनों से ज़्यादा पुरजोश हो गई।
श्योर अंजुम बाजी, डीजे इनका मुसलमान होना सुनकर फिर से खुश हो गई थी। वो तीनों काफ़ी देर वहाँ खड़ी बातें करती रहीं और जब डीजे को याद आया कि घोड़सल निकलने में 5 मिनट हैं तो अंजुम बाजी को जल्दी से खुदा हाफिज बोलकर वो अपना कोट हाथों में पकड़े बाहर भागी। वो टॉक्सिन के पार्क में संगी बेंच पर बैठी थी। इसने अपना सफ़ेद ऊनी कोट अब जर्द फ्राक पर पहन लिया था और सर झुकाए हाथ में पकड़ी शिकनज़दा चिट पे से सबीन पप्पो का मोबाइल नंबर मिला रही थी। अभी तक इसने इस नंबर को मोबाइल में महफूज नहीं किया था। कॉल का बटन दबाकर इसने वो भद्दा तर्क फ़ोन कान से लगा लिया। वहाँ दूर तक सब्ज़ा फैला था, खुशनुमा फूल और रंगों, तितलियों की बहुतात। हवा इसके लंबे लंबे बाल उड़ा रही थी। वो मौसम से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए फ़ोन पे जाती घंटी सुनने लगी। हेलो। बहुत देर बाद जिहान ने फ़ोन उठाया। जिहान, मैं हया। इसके अंदाज में खुफत दर आई। इसे कह रखा था इसलिए आज जा रही थी, वरना इस सुर्ख कोट ने तो इसे खूब बेवकूफ़ किया था। हाँ हया बोलो। वो मसरूफ़ सा लग रहा था। वो मैं टॉक्सिन पे हूँ, तुम मुझे यहाँ से पिक करके घर ले जा सकते हो? आज वीकेंड था तो सॉरी हया, मैं शहर से बाहर हूँ, तुम घर मम्मी को फ़ोन कर लो। ये तुम्हारे घर का नंबर नहीं है? इसने हैरत से चिट को देखा। नहीं, ये तो मेरा नंबर है, जिहान ने बताया। तो क्या इसने दावर भाई की मेहंदी वाले रोज़ जिहान के मोबाइल पे फ़ोन मिला दिया था? ओह, मुझे पप्पू का नंबर लिखवा दो। जिहान ने फ़ौरन नंबर लिखवा दिया। अच्छा, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, फिर बात होती है। मज़ीद कुछ सुने बगैर इसने फ़ोन बंद कर दिया। वो दिल महसूस कर रह गई। अजीब अजनबी सा अपना था। पप्पू इसे कैब पे लेने आई थी। वो जो चंद लीराज की बचत के चक्कर में कैब करके नहीं गई थी, खूब शर्मिंदा हुई। गाड़ी नहीं थी तो बताती, मैं तो ऐसे ही। कोई बात नहीं, गाड़ी तो जिहान के पास ही होती है। और वह मज़ीद शर्मिंदा हुई है। फिर गर्दन मोड़कर खिड़की के बाहर दौड़ते तरह देखने लगी। इसे पुप्पो किचन में ले आई। हस्बे आदत वो काम में मसरूफ़ हो गई। ये मेरे लिए इतना बखेड़ा पालने की क्या ज़रूरत थी? वो इर्द गिर्द फैलिशा देख कर खफा हुई। कोई बात नहीं, तुम मेरी बेटी हो, मेरा हाथ बटा दो। इसलिए मैंने ये सब शुरू कर लिया। दोनों के दरमियान पिछली मुलाकात के नाखुशगवार इख्तिताम का कोई तज़किरा ना हुआ, जैसे कुछ हुआ ही ना था। चले फिर, आज पुलाव तो मैं ही बनाती हूँ, मुझे रेसिपी समझाती जाएं। वैसे भी तर्कों की मेज़ इस पुलाव के बगैर अधूरी रहती है। वो कोट स्टैंड पर लटका कर आस्तीन कलाई से ज़रा पीछे करती वापस आई। दुपट्टा इसने उतार कर कुर्सी पर रख दिया। पहले तो तुम चिकन की बोटियाँ काट दो। उन्होंने टोकरी में रखे हुए मुर्ग की तरफ इशारा किया और ख़ुद चूल्हे पे छड़ी देगची में चमचा हिलाने लगी। छुरी तो ये पड़ी है, कटिंग बोर्ड किधर है? वो इधर उधर देखने लगी। कटिंग बोर्ड, ओहो, वो तो सुबह से नहीं मिल रहा। जहाँ भी पता नहीं चीज़ें उठा कर किधर रख देता है। ठहरो, मैं अपना एक पुराना बोर्ड ले आऊँ। आप रहने दें, मैं ले आती हूँ। सीढ़ियों से ऊपर आधारी की तरफ आखिरी सिरे पे जाओ, वहाँ तुम्हें मिलेगा, मगर तुम्हें तकलीफ़ होगी। मैं खुद आप गोश्त भूने जल ना जाए, मैं बस अभी आई हूँ। नंगे पाँव चलती बाहर लॉन्ग रूम में आई। सीढ़ियों के साथ लगे कदवर आईने में अपना अक्स दिखाई दिया तो जरा सी मुस्कुरा दी। फर्श को छूते जर्द फ्रॉक में वो खिलते फूल की तरह लग रही थी। गले का घाट खुला था और इसके दहाने पर छोटे छोटे सूरजमुखी के फूलों की लैस नीम दायरे में लगी थी। यूँ लगता था इसकी खूबसूरत लंबी गर्दन में सूरजमुखी के फूलों का ढीला सा हार लटक रहा हो। इसने उंगलियों से फ्रॉक पहलुओं से ज़रा सा उठाया और नंगे पाँव लकड़ी के ज़ेनों पर चढ़ने लगी। और राहदारी के आगाज़ में कमरे का दरवाज़ा बंद था। शायद वो जिहान का एक कमरा था। अभी घर में दाखिल होते ही पुप्पो ने कुछ ऐसा बताया था। वो एक नज़र बंद दरवाजे पर डालकर आगे बढ़ी। फ्रॉक अब इसने पहलुओं से छोड़ दिया था। एटिक में आगे पीछे बहुत से संदूक और दूसरा कार्ड कबाड़ रखा हुआ था। वो थोड़ी झिलमिला कर अंदर आई। बत्ती ना जाने कहाँ थी। इसने दरवाज़ा खुला रहने दिया। बाहर से आती रोशनी काफ़ी थी। वो हर सू सामान रखा हुआ था। वहाँ पे कटिंग बोर्ड ना जाने कहाँ था। वो अंदाज़न आगे बढ़ी और एक कोने वाले संदूक का कुंडा खोलकर ढक्कन ऊपर उठाया। नीचे लॉन्ग रूम से बैरूनी दरवाज़ा खुलने और बंद होने की आवाज़ आई, साथ में जिहान और पुप्पो की मिलीजुली आवाज़ें। यकीनन वो आ गया था। वो मुस्कुरा कर संदूक पे झुकी। इसमें
इलेक्ट्रिक का कोई टूटा फूटा सामान रखा था, कटिंग बोर्ड कहीं ना था। हया ने ढक्कन बंद किया और निस्बतन ज़्यादा कोने में रखे संदूक की तरफ आई। अपने अकब में इसे राहदारी से किसी दरवाजे के होले से खुलने पर की चरर सुनाई दी। जहान इतनी जल्दी ऊपर पहुंच गया, मगर वो पलटी नहीं और संदूक को खोलने लगी, जिसके ढक्कन के ऊपर गर्द और मकड़ी के जालों की तह जमी हुई थी। इतने चंद चीज़ें उलट की तो बेख्तियार गर्द नथों में घुसने लगी। इसे ज़रा सी खांसी आई। पूरा एटक बेहद साफ था, माँ सिवाय इन कोनों में रखे 2-3 संदूकों के, जिसे इन्हें अपने ज़मानों में कई ज़मानों से खुला ही ना गया हो। इसकी पुष्ट पे एटक का दरवाज़ा, खुला दरवाज़ा होले से खुला कुछ चौखट में आन खड़ा हुआ था। यूं कि राहदारी की आती रोशनी का रास्ता रुक गया था। पल भर में अटक नीम तारीख हो गई। वो पढ़ने ही लगी थी कि संदूक में किसी खाक की शय की झलक दिखाई थी। इसने दोनों हाथों में पकड़कर इसे ऊपर निकाला। वो लकड़ी का तख्ता नहीं था, बल्कि एक अकड़ा हुआ कपड़ा था। हया ने कपड़ा खोलकर सीधा किया। एक पुरानी गर्द आलूद खाक की शर्ट, ऊपर सजे सितारे, तमगे और एक नाम की तख्ती। चौखट में खड़ा शख्स छोटे छोटे कदम उठाता इसकी तरफ बढ़ने लगा। हया ने नीम अंधेरे में आंखें पाड़ पड़कर वो तख्ती पड़ी। सिकंदर शाह। इसने बेख्तियार रैंक देखा। वो कर्नल की निशानदेही करता था। वो शर्ट हाथ में पकड़े किसी उलझन में गिरफ्तार पलटी और एकदम झटके से पीछे हटी। इसके अकब में जहां नहीं था वो कोई और था। दराज कद, कनपटियों और पेशानी से झलकते सफ़ेद बाल, सख्त नकोश नाइट गाउन में मलबूस। वो कड़ी निगाहों से इसे देखते करीब आ रहे थे। वो सांस रोके ने देखती गई। वो ऐन इसके सर पे आए और एक झटके से इसकी गर्दन दबोची। मेरी जासूसी करने आई हो? इसके गले को दबोचते वो घबराए थे। बेख्तियार इसके लबों से चीख निकली। शर्ट इसके हाथ से फिसल गई। इसने अपनी उंगलियों के गिर्द से गर्दन के गिर्द जकड़े इनके हाथ को पकड़कर हटाने की कोशिश की, मगर बेसूद। पाकिस्तानियों ने भेजा है ना तुम्हें, अपने मालिकों से बोलो इन्हें ब्लू प्रिंट्स भी कभी नहीं मिलेंगे। छोड़े मुझे। वो जोर से खांसी, इसका दम घुटने लगा था और वो इसका गला दबा रहे थे। कोई मुझ तक नहीं पहुंच सकेगा, कभी नहीं। हर चीज़ आगे दे दी गई है, हर चीज़। उन्होंने इसे गर्दन से दबोचे इसका सर खुले संदूक पर छटकाया। वो तड़पने चिल्लाने लगी। छोड़े मुझे। वो अपने नाखून इनके हाथ में चुभा कर इनको हटाने की नाकाम सही कर रही थी। तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। वो ब्लू प्रिंट्स तुम्हें कभी नहीं मिलेंगे। हया का सांस रुकने लगा। वो इसका सर संदूक में देखकर ऊपर से ढकना बंद कर रहे थे। इसे लगा वो मरने वाली है। अम्मी अम्मी वो वहशत से चिल्ला रही थी और वो उसकी गर्दन को दबोचे इसका सर मुंह के बल अंदर दे रहे थे। घर से हटे संदूक में इसका सांस उखड़ने लगा था। छोड़े। धार से दरवाज़ा खुला और कोई गुस्से से चिल्लाता अंदर आया। इसकी गर्दन के गिर्द जकड़े हाथ को खींच कर अलग किया और हथकुला ढक्कन पूरा खोलकर दोहरी होकर उन थी झुकी। हया को बाजू से पकड़कर पीछे हटाया। क्या कर रहे थे आप? वो आपकी बेटी की तरह है। एक बात मेरी ध्यान से सुने, आइंदा अगर आपने इसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। गश्त उठाकर सख्ती से वो इन्हें तंबीह कर रहा था। जिहान को देखकर वो 2 कदम पीछे हटकर खामोशी से इसे सुनते गए। ओह तुम? वो है आगे तरफ पलटा, एक उसूली निगाह इस पर डाली और कोहनी से पकड़कर खींचता बाहर लाया। ऊपर क्यों आई थी? किसने कहा था इधर आओ? सीढ़ियों के दहाने पर लाकर इसने हया का चेहरा देखा। इसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दहशत से चेहरे का रंग लिबास की मानंद जद पड़ चुका था। गर्दन पर उंगली के सुर्ख निशान थे। वो हौले हौले कांप रही थी। वो फुप्पो का बेटा मर गया था जो उन्होंने तुम्हें भेजा। मना भी किया था, मगर यहाँ कोई सुने तो वो गुस्से में बोलता। इसे कोहनी से पकड़कर नीचे सीढ़ियाँ तेजी से उतरने लगा। वो इसके साथ खिंची चली जा रही थी। पुप्पो परेशान सी आखिरी सीढ़ी के पास खड़ी थी। मैं बकवास करके क्या था ना, मगर मेरी सुनता कौन है इस घर में? 2 दिन के लिए ना हूँ तो सारा निज़ाम उलट जाता है। पूरे घर को पागल कर दिया है उन्होंने। वो आगे बढ़ा और सेंटर टेबल पर रखी मेज़ से पानी की बोतल उठाकर लबों से लगाई। वो सहमी हुई खड़ी थी। जान को इतने शदीद गुस्से में उसने पहली दफ़ा देखा था। इतना सस्ता उर्दू बोलते हुए भी पहली दफ़ा ही देखा था। मैं इन्हें देखती हूँ, पुप्पो परेशानी से कहते हुए ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ गई। वो घूंट पे घूंट चढ़ाता गया। बोतल खाली करके मेज़ पर रखी और इसकी तरफ देखा। बाहर आओ, मुझे तुमसे बात करनी है। वो कहकर दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया। वो डरी सहमी हुई छोटे छोटे कदम उठाती इसके पीछे आई। वो बैरूनी दरवाजे के आगे
बने स्टेप्स पर बैठा था। हया ने दरवाज़ा बंद किया और इसके साथ आ बैठी। जर्द फ्रॉक फिसल कर इसके नंगे पाँव को ढांप गया। बाहर सर्दी थी मगर इसे नहीं लग रही थी। जो भी हुआ मैं इसके लिए मादरत ख्वाह हूँ, वो सामने देखते हुए कह रहा था। नीली जीन्स के ऊपर पहने भूरे स्वेटर को आदतन कोहनियों से ज़रा आगे तक मोड़े वो हमेशा की तरह वजी और स्मार्ट लग रहा था। गुस्सा अब कहीं नहीं था। वो पहले वाला धीमा और संजीदा जिहान बन गया था। अब्बा की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो अपने हवासों में नहीं होते। कई दफ़ा उन्होंने मम्मी को भी मारा और मारने की कोशिश की है मगर मुझे कुछ नहीं कहते, डरते हैं शायद, या शायद नफ़रत करते हैं। सामने सब्ज़ा था, इससे आगे सफ़ेद लकड़ी की बाड़ और बाड़ से ही बना गेट। बाड़ के तख्तों की तरफ से बाहर गीली सड़क दिखाई देती थी। नम हवा घास पर से सरसराती हुई गुजरी थी। वो घुटनों के गिर्द बाजुओं का हल्का बनाए चेहरा जिहान के जाने मोड़े बैठी थी। फिराक फर्श को छूता दामन हवा की लहरों से फड़फड़ाता हुआ ऊपर उठ जाता तो पजामे की तंग चूड़ियों में मुकीद तखने पर और पाँव झलकते। मेरा भी दिल करता है कि मैं पाकिस्तान जाऊं, अपने रिश्तेदारों के दरमियान रहूं, अपने भाई घर देखूं, मगर हम पाकिस्तान नहीं जाते। और तुम इस रोज़ मम्मी को ताना दे रही थी कि हम पाकिस्तान नहीं आते। नहीं, वो गड़बड़ा गई मगर वो नहीं सुन रहा था। या हम भी पाकिस्तान वापस नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। मगर क्यों? वो सन्नाटे में रह गई। वो चंद लम्हे चुप रहा, फिर आस्ता से कहने लगा, मेरे दादा अपने कारोबार के सिलसिले में इस्तांबुल आया करते थे। इस घर की ज़मीन उन्होंने ही ख़रीदी थी। बाद में अब्बा ने इधर घर बनवाया, तब वो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से यहाँ पोस्टेड थे। मैं इस्तांबुल में ही पैदा हुआ था और अब्बा की दोबारा इस्लामाबाद पोस्टिंग होने के बाद भी मैं और मम्मी इधर दादा के साथ रहते थे। मेरे दादा बहुत अच्छे, बहुत अजीम इंसान थे। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया था। दीन, दुनिया, इज़्ज़त, बहादुरी और वक़ार से जीने और शान से मरने का सबक उन्होंने ही मुझे दिया था। मैं 8 साल का था जब दादा फौत हुए तो मैं और मम्मी कुछ अरसे के लिए पाकिस्तान आ गए और तभी ये वो वाक़या हुआ जिसने हमारी ज़िंदगी बदल दी। हया का सांस रुक गया। तभी तो इनका निकाह हुआ था। तो क्या वो बाखबर था?